हे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज का जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे कि जेम पोर्टल पे संस्थाएं जो पार्टिसिपेट करेंगी उनसे हम अभिलेख जो हैं उनके कैसे मांग सकते हैं। तो वो एक चेकलिस्ट बनानी पड़ती है जिसमें हम बताते हैं कि संस्थाओं के द्वारा जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाएंगे उनकी एक सूची होती है, चेकलिस्ट। ठीक है, तो इस चेकलिस्ट को बनाने के बाद हमें जेम पोर्टल पे बिड डालते समय अपलोड करना होता है। ओके, इससे पहले हमने जेम पोर्टल में मैन पावर से रिलेटेड विवरण बताया है, शर्तें बताई हैं और साथ ही साथ उनकी योग्यता, अर्हता, इन सभी के बारे में वीडियो अपलोड किया हुआ है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ पर जाके उसको देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपकी जो ये चेकलिस्ट है इसको मैं एज इट इज़ इसकी सॉफ्ट कॉपी जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें हम ये बताना चाहते हैं, इसमें आपको अर्नेस्ट मनी डॉक्यूमेंट मांगनी होगी जिसको हम बैंक गारंटी, एफडीआर और अर्नेस्ट मनी डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। और ये किस हिसाब से मांगा जाता है, ये कितनी मांगनी चाहिए, कितने परसेंटेज मांगनी चाहिए। बिड डालते समय हम उसमें भी डालते हैं कि कितने परसेंटेज हमें ईएमडी चाहिए। लेकिन जो एक शासनादेश है एमएसएमई का, मतलब सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग का, ये सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग का जो है यह शासनादेश 25 अगस्त 2020 का है ये शासनादेश। इसके आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ईएमडी कितनी लेनी होगी संस्थाओं से उसके बारे में बताया है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ईएमडी, एफडीआर, जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा था ईएमडी और एफडीआर और बैंक गारंटी का, वो आपको यहाँ पे बता रहा है। मतलब अगर जब आप निविदा कोई डालेंगे, मतलब कोई बिड डालेंगे, उसकी लागत कितनी आ रही है, टोटल एस्टिमेट वैल्यू कितनी आ रही है। अगर 5 लाख से 1 करोड़ के बीच में होती है तो आप 0.5% मांग सकते हैं मिनिमम। ओके, और अगर 1 करोड़ से अधिक होती है तो आप 5% तक मांग सकते हैं। मतलब कि 1 करोड़ से अधिक जितनी भी होगी आप 5% तक मांग सकते हैं उसका ईएमडी। और इसको ईएमडी जो है संस्थाओं को जमा करनी पड़ेगी। ये तो होता है हमें ईएमडी। तो ईएमडी जो है वह ईएमडी बैंक के थ्रू वो जमा करेगा और उसकी सॉफ्ट कॉपी जो है वो आपको अपलोड करते समय डॉक्यूमेंट में वो दिखाएगा आपको। ठीक है, साथ ही जीएसटी का सर्टिफिकेट वो अपलोड करेगा, ईपीएफ का सर्टिफिकेट, ईएसआईसी का सर्टिफिकेट, पैन कार्ड अपलोड करेगा अपना, लेबर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करेगा, आईएसओ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करेगा, सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करेगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे जो उसकी संस्था की स्थापना हुई है उससे रिलेटेड एक सर्टिफिकेट होगा वो अपलोड करेगा। साथ ही साथ यहाँ पे वह एक अपनी लिखित साइन करके ये बताएगा कि मैं कहीं पर भी बैंकरप्ट या ब्लैक लिस्टेड नहीं हुआ हूँ। ओके, तो उससे रिलेटेड वो डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा। और साथ ही साथ नीचे जो हमने जितनी भी शर्तें डाली हैं उसको वह एक्सेप्ट करेगा कि आपने जितनी भी शर्तें डाली हैं नेट पे अपलोड की हैं उन सभी शर्तों से मैं सहमत हूँ और उनका मैं पालन करूँगा। उससे रिलेटेड वह एक डॉक्यूमेंट अपलोड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज एनुअल टर्नओवर सर्टिफिकेट इशूड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट लास्ट 3 ईयर। अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा, जो ये शासनादेश है नीचे देखिएगा टर्नओवर के बारे में बताया गया है। यहाँ पर सेवा प्रदाता का टर्नओवर निविदा की लागत का न्यूनतम 30% या उससे अधिक होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि निविदा की लागत अगर 1 करोड़ है तो उसकी 30% टर्नओवर होना चाहिए उसका। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने नीचे लिखा हुआ है रिगार्डिंग सप्लाइंग ऑफ मैन पावर थ्रू आउटसोर्सिंग एंड द टर्नओवर शुड नॉट बी लेस देन 50% ऑफ द बिड वैल्यू। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 30% या उससे अधिक होना चाहिए। तो अब जब आप जेम पोर्टल में बिड डालेंगे तो वहाँ पे जब टर्नओवर डालने का ऑप्शन आएगा तो वहाँ पे 30% लेता ही नहीं है, वो अब 50% तक लेता है, 50% तक टर्नओवर होना चाहिए। तो पिछले मतलब कि जिस सन में आपने डाला है तो पिछले 3 सालों का वो टर्नओवर डालेगा सीए के द्वारा अप्रूव, लगी किसी सीए ने उसको अप्रूव किया हो लास्ट 3 साल में उसका टर्नओवर। ठीक है, और वो टर्नओवर और हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है टर्नओवर की, हम अपनी यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं कि हमारी निविदा की लागत 1 करोड़ है, मतलब कि जो बिड हम डालेंगे कि इतनी लागत है और इसका इतना टर्नओवर होना चाहिए। तो जैसे ही हमारी 1 लाख है, 1 करोड़ की टर्नओवर आ रहा है, वो 1 करोड़ का बिड एस्टिमेट वैल्यू है तो उसकी 50% मतलब कि 50 लाख तक का टर्नओवर उस संस्था का होना चाहिए लास्ट 3 सालों में। ठीक है,
ये चीज़ है। साथ ही साथ ITR होना चाहिए उसका 3 सालों में। अब ये देखिएगा वर्क ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि उस संस्था ने जो काम किए हैं उसको लास्ट 3 सालों में कितना काम मिला है। अगर वो इन 3 क्राइटेरिया को पूरा करता है तो ही वो अप्लाई होगा और तभी हम उसको कंसीडर कर पाएंगे, अदरवाइज़ उसको हम निकाल देंगे। ठीक है। अब ये कौन से ऑर्डर होने चाहिए, मतलब कि जो हमारी बिड की एस्टिमेट वैल्यू है, लिखा हुआ है वन वर्क ऑर्डर ऑफ द वैल्यू ऑफ नॉट लेस देन 80% ऑफ बिड वैल्यू, मतलब जो हमारी बिड वैल्यू निकलेगी उसका एक ऑर्डर या तो 80% का होना चाहिए, या फिर 50% के 2 ऑर्डर उसके पास होने चाहिए, या 40% के 3 ऑर्डर होने चाहिए। इस ऑर्डर का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, मतलब अगर उसने किसी और संस्था के साथ या किसी और विभाग के साथ उस संस्था ने काम किया है तो उसका जो वर्क ऑर्डर है, मतलब मैंने इतने का काम उठाया है और मैंने इसको पूरा किया है, मैंने 80% का काम मैंने लिया है विभाग से और मैंने उसको पूरा किया है, अगर एक ऑर्डर उसके पास है बाकायदा तो वो अप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पे देखिएगा दिया भी हुआ है, सेवा प्रदाता के पास 3 वर्षों में GOV, PSU और गवर्नमेंट लिमिटेड कंपनी में समान श्रेणी के कार्यों की आपूर्ति के कार्य का अनुभव और तथा उस प्रकार के कार्य को करने का अनुमानित कार्य लागत का 80% का एक कार्यादेश अथवा 50% के 2 अथवा 40% के 3 कार्यादेश होना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये चीज़ होना भी जरूरी है। अब लास्ट आता है वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस में भी सेम यही चीज़ है, उसको लास्ट 3 सालों में 3 सालों का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ इसी में इंक्लूड रहती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही साथ एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं हम कि नीचे जो आपको ये दिया हुआ है ये डालना बहुत ज़रूरी है, मतलब कि संस्थाओं के द्वारा जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा वो अथराइज सिग्नेचर होने चाहिए, मतलब कि वहाँ के निदेशक के सिग्नेचर होने कंपलसरी हैं उस पर। और साथ ही साथ इन दोनों तालिकाओं को भरने के लिए ये लाइन भी डालना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।